हेलो मेरे प्यारे प्यारे जूनियर रॉक स्टार्स, मेरे मिष्टी दोस्त, कैसे हो आप सब। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे पूरे राइटिंग सेक्शन का एक वन शॉट लेके, जिसमें एक ही सेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अलग अलग रिकॉर्डिंग्स बना के। एक ही सेशन में पूरा अपना जो भी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स होते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। एंड टाइम वेस्ट नहीं, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट तरीके से पढ़ाई करेंगे आज। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम टाइम आने वाला है ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। किस राइटिंग स्किल में कैसी चीजें जानी है वो दिमाग में बैठनी चाहिए। तो चलो विदाउट फर्दर डिले मेरे क्यूटूज, हम शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जो होने वाला है कंप्लीट राइटिंग स्किल, जिसमें हम कवर करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, डायरी एंट्री कवर होगी, स्टोरी राइटिंग कवर होगी, पैराग्राफ राइटिंग भी कवर होगी, और तो और नोटिस राइटिंग भी कवर होगी। तो सारे के सारे इतने सारे टॉपिक्स हम एक साथ ही आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलो देर किस बात की, शुरू करें। आपको भी वेट नहीं हो रहा ना, मुझे भी वेट नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, फॉर्मल लेटर। ये चीज आई थिंक आप क्लास 5 से लिख रहे हो, है ना। फॉर्मल लेटर आप क्लास 5 से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसका फॉर्मेट भी आपको अब तक पता होना चाहिए। बहुत आसान है, मुझे तो मुंह ज़बानी याद है कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन ऑपोजिट जाता है। मतलब किसी किसी स्कूल में बोलते हैं पहले सब्जेक्ट लिखो, किसी किसी स्कूल में बोलते हैं पहले सैल्यूटेशन लिखो। तो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, मैं क्या कह रही हूँ बताती हूँ मैं। तो फॉर्मेट तो मुंह ज़बानी है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, बाय बाय, थैंक यू, मेरा जो नाम है वो, मतलब क्वेश्चन में जो मेरा नाम है वो। लेकिन आपको भी ये सेम तरीके से मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, है ना। तो कैसे याद करेंगे, चलो समझ लेते जल्दी जल्दी। फॉर्मेट में सबसे पहला आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब सवाल में ही लिखा होगा कि आप कौन हो और कहाँ रहते हो। अगर इन केस क्वेश्चन में आपका नाम मेंशन नहीं है या आपका एड्रेस मेंशन नहीं है, तो क्या करोगे। तो आप अभी, आपको ऑलरेडी पता है, आप बड़े हो गए हो, आपको इमेजिनरी नेम या इमेजिनरी एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो क्वेश्चन में नाम और एड्रेस मेंशन नहीं है तो, जो कि जनरली नहीं होता। क्वेश्चन में एक नाम आपको दे ही देते हैं और एक एड्रेस भी सैंपल आपका दे ही देते कि आप कहाँ रहते हो। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। फिर ये जो डॉट 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 है ना, इसका मतलब क्या है, इस मतलब है एक लाइन गैप देना है आपको, ठीक है। फिर आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस गैप, डेट आ जाएगा। डेट का फॉर्मेट आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल 20th जनवरी या 20th फरवरी 2026। फिर एक और लाइन गैप हो गया। फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, मतलब आप जिसको लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, तो द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर न्यू दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जहाँ का भी है वो कोलकाता, ठीक है। तो रिसीवर जिसको भेज रहे हो उसका डेजिग्नेशन लिखना ज़रूरी है। एडिटर, प्रिंसिपल, चीफ ऑफिस का समथिंग, कुछ भी, जो भी डेजिग्नेशन क्वेश्चन में दिया है वो डेजिग्नेशन होगा और नीचे एड्रेस होगा ऑफिस का। उसके बाद एक और लाइन वापस छोड़ेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जो मैं कह रही थी, किसी किसी स्कूल में कहते हैं कि पहले सैल्यूटेशन लिखो कि रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी, या किसी किसी स्कूल में कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट ही लिखो। जैसा आपका स्कूल बोले वही फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि अभी आप बोर्ड्स में नहीं हो, अभी आप स्कूल टीचर्स के अंडर हो, तो स्कूल टीचर जैसा कहे वैसा ही करना। सब्जेक्ट जब आप लिखोगे, सब्जेक्ट लाइन जब आप फॉर्मल लेटर में लिखोगे, बहुत ज़रूरी है प्रिसाइज और टू द पॉइंट हो। सब्जेक्ट का पता है मतलब या रीज़न क्या होता है सब्जेक्ट लिखने का, कि जो रीडर है वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट रीड करके ही समझ जाए कि लेटर किस बारे में है। तो उसको ही अगर हमने 2-3 लाइन का लेंदी बना दिया तो भाई पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो सब्जेक्ट शुड बी 5 से 7 वर्ड्स के अंदर अंदर, ठीक है। 5 to 7 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना, उससे ज़्यादा लंबा मत बनाना। मैक्स चलो आप बार्गेन करोगे कि मछली बाजार की तरह, मैम नहीं 7 नहीं 8, ठीक है चलो मैक्स 8 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं, कैसे भी नहीं प्लीज़, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ो, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर मैडम, अगर ये पहले लिख रहे हो तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट नीचे आएगा। फिर आ जाएगा बॉडी। बॉडी में इट इज़ डिवाइडेड इनटू इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन।
ठीक है। बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब जैसा लेटर वैसा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अगर नॉर्मली प्रिंसिपल को लिख रहे हो या अपने सोसाइटी के किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लिख रहे हो तो उस हिसाब से लिख देना स्टार्टिंग। अगर लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ऐसे शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर पूरा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हो जाएगा। लास्ट में थैंकिंग यू, अगर आपके स्कूल में अलाउड है तो थैंकिंग यू, नहीं है तो योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, फिर जो भी नाम आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। सैंपल देखें और अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलो सैंपल दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहला यहाँ पे आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, है ना। सबसे पहला आ गया यहाँ पे आपका सेंडर्स एड्रेस का आ गया भाई, हाँ ये रहा सेंडर्स एड्रेस। फिर एक लाइन गैप छोड़ दिया, फिर आ गया डेट, फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर आ गया रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर आ गया सब्जेक्ट। देखो इरेगुलर वाटर सप्लाई इन दीन बाग कॉलोनी, 7 वर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया छोटा, टू द पॉइंट। फिर आ गया सैल्यूटेशन, सर मैडम जो भी है। फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करके अपना बॉडी आ गया। थैंकिंग यू अगर आपके स्कूल में अलाउड है, नहीं है तो योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, जो जैसा बैठ रहा है। एंड लास्ट में नाम जो सवाल में दिया ही है यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। यू आर हरीश लिविंग इन दिस, तो सेंडर्स एड्रेस और आपका नाम, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन होती है। प्लस आप किसको लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ पेपर, तो वो भी लिखा हुआ है कि एडिटर कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम दे देना और उसका एक एड्रेस, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोई भी। बन गया, बन गया। टिप समझ लिए फॉर्मल लेटर में क्या क्या होना चाहिए। चलो अब आ जाएंगे हम इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर तो और आसान। देखो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसका लैंग्वेज एकदम फॉर्मल, एकदम पॉलिश्ड होना चाहिए। मतलब पॉलिश्ड एज इन, मतलब एज इफ आप किसी फॉर्मल जगह में बात कर रहे हो, ऐसे कैजुअल लैंग्वेज नहीं हो सकता, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं हो सकता। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त को, यार को या जान पहचान को लिख रहे हो तो आराम से दिल की बात इमोशंस के साथ लिख सकते हैं। तो ये और आसान तरीका होता है, एक और ईजियर राइटिंग स्किल होता है। इसका फॉर्मेट क्या है, सिंपल सेंडर्स एड्रेस, वो भी लिखा होगा क्वेश्चन में कि आप कहाँ रहते हो, तो सेंडर्स का एड्रेस हो गया। फिर एक लाइन गैप कर दिया, फिर डेट लिख दिया, फिर एक लाइन गैप कर दिया, फिर आ गया सैल्यूटेशन, डियर, जो भी अगर दोस्त को लिख रहे हो उसको डियर पापा, डियर मम्मा। आप यहाँ पे डियर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका इनफॉर्मल लेटर है, इमोशनल कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर बॉडी, इस बॉडी में ना एक टिप मैं दूंगी कि इमोशंस थोड़े बहुत ऐड करना। जो भी मेन आपका मुद्दा है, टॉपिक में लिखा हुआ है, उस मुद्दे को तो आप लिखोगे, लेकिन थोड़े इमोशंस ऐड करना इसमें, ठीक है। दैट ब्रिंग्स इन द एसेंस ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स लविंगली, आपका नाम, जो भी सवाल पे आपका नाम है वो, अपना रियल नाम कभी पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। मैम फिर से सैम्पल दिखा दो, एक एग्जाम्पल दिखाओगे तो और आसानी से समझ आ जाती है। चलो एक सैम्पल देख लेते हैं। तो क्या हो गया, लेटर आप किसको लिख रहे हो, अपने कजिन को लेटर लिख रहे हो, इंक्वायरिंग अबाउट हर फर्स्ट विजिट टू इथोपिया। तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई जो कजिन है वो इथोपिया गए थे, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस, उसके बारे में पूछने के लिए चिट्ठी लिख रहे हो। तो सेंडर्स एड्रेस एक अपना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस और नाम नहीं मेंशन्ड है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इमेजिनरी लिख देंगे, खुद से बना के लिख देंगे। तो यहाँ पे एक 34 पार्क एवेन्यू, पार्क एवेन्यू तो परफ्यूम का नाम होता है, ब्रांड का जो भी है, आप कैप्सिकम लेन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। एक रैंडम एड्रेस बना दिया, डेट लिख दिया, फिर डियरेस्ट मारिया, अपने कजिन को लिख रहे हो तो डियरेस्ट मारिया। एक बॉडी बना लेना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन अलॉन्ग विथ सम इमोशन, ठीक है। इमोशन क्या होता है कि मैं कितनी खुश थी तुम्हारे बारे में सुन के कि तुम घर वापस आ गई हो, आई वॉज सो ईगर, सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट योर ट्रिप। ऐसे थोड़ा इमोशन ऐड करना। पूरा बॉडी में पूछ लेना कि कैसा रहा, क्या देखा, क्या नहीं देखा। लास्ट में योर्स लविंग कजिन सारा, ये भी नाम इमेजिनरी है, रियल नाम नहीं अपना लिखना, ठीक है। सॉर्टेड, इजी पीजी, इतना आसान होता है ना गाइस, राइटिंग स्किल का पूरा पार्ट इतना स्कोरिंग और इतना आसान होता है। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल एरर ना हो। दूसरा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके अंदर की जितनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी है ना, सारे अंदर से ऐसे हुर्र करके बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट राइटिंग स्किल पे, विच इज़ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में भी आप इमोशंस ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल
कैटेगरी ऑफ राइटिंग। इसमें क्या होता है, आप अपने किसी एक्सपीरियंस को जर्नल करके लिख रहे हो, ऐसा है। एक छोटा फॉर्मेट है, बस उसको फॉलो करके टॉपिक से रेलिवेंट दिल के एक्सप्रेशंस को लिखने हैं। फॉर्मेट पहले समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है डे डेट टाइम। सबसे पहला आ जाता है डे डेट टाइम। अब किसी किसी स्कूल में बोलते हैं कि डे और डेट एक ही लाइन में लिख दो, अगर स्कूल में बोला है कर दो। अगर अलग लाइंस बोले हैं तो डे और डेट अलग लाइंस में लिख देना और एक टाइम मेंशन कर देना, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ना, यहाँ पे लाइन गैप होगा। फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब डियर डायरी, ये अपना सैल्यूटेशन होता है डायरी राइटिंग का, ठीक है, डियर डायरी। फिर जो भी टॉपिक गया है उसके हिसाब से, उसके रेलिवेंट एक जर्नल एंट्री, एज इफ आप अपने दिन के बाद, जब अगर आप में से कोई भी डायरी एंट्री करता है, डायरी का जर्नल राइटिंग हर रात करते हैं या हर दिन एक बार करते हैं, तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आई एम वन सच पर्सन जो रोज़ डायरी एंट्री करती है। क्योंकि हर दिन क्या हो रहा है, शायद छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे बाद में याद ना रहे, तो इन डायरीज को रीड करके आई बी एबल टू रिमेंबर, अच्छा ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। तो आई राइट अ जर्नल एवरी डे। अगर आप भी करते हो तो मुझे बताना ज़रूर। एंड कमिंग बैक हियर, हम डायरी को डियर डायरी करेंगे पहले, और फिर अपने इमोशंस के साथ जो टॉपिक दिया गया है उसका पूरा बॉडी में लिखेंगे हम। आप चाहो तो वहाँ 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, कंपल्शन नहीं है यहाँ पैराग्राफ्स अलग अलग बनाने ही है, नहीं बनाने हैं। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एज इन बाय बाय, नाम नहीं लिखना होता, इट्स बाय बाय, ठीक है। सी यू सून, मिलते हैं कल, वैसा टाइप का। सी यू टुमारो, विल कम बैक टुमारो टू राइट अगेन। सॉर्टेड। सैंपल, मैम सैंपल के बिना इतना आसानी से नहीं घुसता है, चलो सैंपल ही दिखा देते हैं, सैंपल के साथ साथ क्लैरिटी ले लो। क्या आ गया, टॉपिक क्या है? यू अटेंडेड अ वेबिनार हॉस्टेड बाय योर फेवरेट राइटर। आपके फेवरेट राइटर ने एक ऑनलाइन सेशन लिया था, आपने वो अटेंड किया। तो राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द इवेंट एंड द स्पीकर। आपके फेवरेट राइटर ने एक क्लास, एक सेमिनार, एक लेक्चर लिया है, आपको बहुत एक्साइटमेंट था उस चीज़ के बारे में, तो वही डिस्क्राइब करके बताओ कि कैसा रहा वो जो वेबिनार था, वो कैसा था ऑनलाइन इवेंट। तो आ गया डे डेट टाइम का फॉर्मेट, ठीक है, डेट डे टाइम का फॉर्मेट बन गया। फिर एक लाइन गैप दे दिया, फिर सैल्यूटेशन हो गया, डियर डायरी, कॉमा दे देना। फिर अपना दिल का बात, टुडे आई गॉट अ चांस टू अटेंड अ वेबिनार, इट वाज हॉस्टेड बाय माय फेवरेट राइटर चेतन भगत एंड द टॉपिक वाज हाउ टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक आपके फेवरेट राइटर ने एक वेबिनार किया है, एक ऑनलाइन लेक्चर लिया है, तो कोई कारण से लिया होगा, उसमें क्या बताया है, आपने उससे क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो इन शॉर्ट। एंड फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, विल कम बैक टुमारो, ठीक है। चलो अब आएंगे हमारे अगले राइटिंग स्किल के कॉन्सेप्ट पे। ये कौन सा है, व्हाट इज इट, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में हम क्या देखते हैं भाई, देखो इसका कोई अलग सा राइटिंग का फॉर्मेट नहीं होता, जैसे लेटर का फॉर्मेट होता है, डायरी का फॉर्मेट होता है, स्टोरी राइटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता। इट्स लाइक अलग अलग पैराग्राफ्स करके आप अपने दिल के हिसाब से लिख सकते हो। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, उन चीज़ों को यूटिलाइज करके एक कहानी फ्रेम करनी पड़ेगी, नहीं तो अच्छे से मार्क्स इसमें नहीं मिलते, ठीक है। अगर कहानी इन चीज़ों को फॉलो करके आप इम्प्रेसिव नहीं बनाते हो तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो मैम क्या क्या टिप्स है, जल्दी बताओ, हमें भी सीखना है, प्रैक्टिस करना है, चलो साथ में समझते हैं। सबसे पहला, आपका जो स्टोरी, जो भी सवाल दिया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप 1 या 2 कैरेक्टर्स रेडी करना अपने दिमाग में कि इस कहानी के लिए मुझे अपने स्टोरी में 1 या 2 कैरेक्टर्स चाहिए। एक तो हीरो तो होगा ही जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, उसके साथ अगर आप उसको साइड कैरेक्टर देना चाहते हो, नहीं चाहते हो, अप टू यू। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो एक कैरेक्टर काफ़ी होता है। अगर इंटरेस्टिंग बनाया ना तो मैक्स 2, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स शॉर्ट स्टोरी, मतलब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मत ऐड करना, बहुत खिंच जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर, या जितने भी कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हो। जैसे कि अगर आपका मेन कैरेक्टर छोटा भीम है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो कि उसको क्या खाना पसंद है, वो कैसा दिखता है, कैसे उसके बाल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, धोती पहन के घूमता रहता है, ऐसा हम देखते हैं, ठीक है। तो या तो आपका फेवरेट कैरेक्टर डोरेमोन है, मतलब फेवरेट कैरेक्टर नहीं, आपका जो कैरेक्टर यहाँ स्टोरी का होगा वो अगर डोरेमोन है तो उसका बोलना कि वो एक रोबोट है लेकिन वो बिल्ली की तरह दिखता है, उसको डोरा केक्स बहुत पसंद है, वो नीला कलर का है, उसके पास एक मैजिक पॉकेट भी है।
यू हैव टू एंश्योर कि आप जो भी स्टोरी का कैरेक्टर बना रहे हो उसको डिस्क्राइब भी करो। क्यों? ताकि जो रीडर है वो आपके कैरेक्टर को इमेजिन कर पाए। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होता है स्टोरी राइटिंग में कि पूरे कहानी को इमेजिन करना आना चाहिए। और आप पूरे कहानी को इमेजिन कैसे कर पाओगे? जब डिटेल तरीके से स्टोरी को बताया गया हो। छोटा सा कहानी लेकिन ऐसे सुंदर डिटेल्स के साथ कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, ऐसे जगह में रहते हैं, उसके लाइफ में ये हो रही है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स इंक्लूड करो एंड उस कैरेक्टर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना। अब जो कैरेक्टर है वो कहाँ रहता है या कहाँ का है, तो एक सेटिंग बनाओ। मतलब अमेरिकन सेटिंग है, इंडियन सेटिंग है, गांव का सेटिंग है, विलेज का, अर्बन एरिया का, कहाँ का सेटिंग है, कहाँ ये कहानी हो रही है, फार्म हाउस में हो रही है, कहाँ है, घर के अंदर है, बाहर है। वो एक सेटिंग प्रॉपर देना ज़रूरी है ताकि रीडर्स को क्लैरिटी मिले कि कहाँ ये पूरा कहानी हो रहा है। घर के अंदर हो रही है, बगीचे में हो रही है, खेत में हो रही है, युद्ध हो रहा है, किसी पे क्या हो रहा है। वो क्लैरिटी के लिए सेटिंग एक ऐड ज़रूर करना कि पहाड़ों के बीच इनका घर था, ये वो वगैरह जो भी है। ठीक है, मेक श्योर कि आप छोटा भीम बोल रहे हो या आप एक गरीब किसान का कहानी लेकर आ रहे हो और आप सेटिंग एकदम लंदन के शहरों का दिखा रहे हो। मिसमैच है। जो कैरेक्टर है और जो सेटिंग है वो रिलेवेंट होने चाहिए, वो मैचिंग होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन होने चाहिए अपनी कहानी की। ऐसा नहीं है कि आपने पहले कहानी की एंडिंग, अच्छा हाँ, आप कहानी का शुरुआत एंडिंग के एक लाइन से कर सकते हो। जैसे अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी है, उसमें कहा मूवी स्टार्ट कैसे होती है, लास्ट एक सीन दिखाता है कि शाहरुख खान ऐसे वो एक चीज़ हथियार पकड़ा हुआ तो उससे धम करके मारता है, फिर स्टोरी स्टार्ट होती है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो इंट्रो बनाओगे, आपका जो इंट्रो लाइन होगा ना स्टोरी का, वो बहुत ज़्यादा कैची होनी चाहिए। आपका जो इंट्रो लाइन है वो बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, कि फर्स्ट लाइन पढ़ के रीडर के दिमाग में सवाल आए कि हैं ये क्या होने वाला है। तो अगर आप चाहो स्टोरी का लास्ट लाइन एक बार ऊपर लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, हाउ डिड दैट हैपन, या एक सवाल से स्टार्ट कर सकते हो, फिर स्टोरी का फ्लो दे दो। ठीक है, एंड उसके साथ साथ स्टोरी लाइन जो बनेगी अपनी वो सीक्वेंस में रखना कि पहले सब कुछ ठीक था, फिर सडनली एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम से हमारा मेन कैरेक्टर कैसे गो थ्रू किया, फिर एक रेजोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो एंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर टू ऐड अ ट्विस्ट और अ प्रॉब्लम इन द स्टोरी, क्योंकि एकदम अगर हैप्पी स्टोरी है तो डजंट मेक सेंस। एक तो ट्विस्ट कुछ ना कुछ देना कहानी में कि कुछ बहुत बड़ा तूफान आ गया, घर टूट गया, या इसके लाइफ में बहुत ट्रैजिक सी एक कुछ हो गई, उससे कैसे ओवरकम करेगा हमारा कैरेक्टर, अपना हीरो। ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना और कैसे वो उस हमारा जो प्रोटैगनिस्ट या हीरो या हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है, वो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, ओवरकम कर रहा है या कर रही है, ये चीज़ ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक एंडिंग देना है। हैप्पी एंडिंग दो, सैड एंडिंग दो, ट्रैजिक एंडिंग दो, हॉरर एंडिंग दो, जैसा मर्जी, बट एक एंडिंग देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड ये सारे चीज़ों को वर्ड लिमिट में भी रखना है, प्लस एक छोटा सा थीम रखना ताकि स्टोरी पढ़ने के बाद एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बन पाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच मत करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैल्यूज़ एंड मॉरल्स हर इंसान में होने चाहिए। कुछ मॉरल एक बनना चाहिए आपके कहानी को रीड करके। ठीक है, और एक स्टोरी को टाइटल भी दे देना, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। डन। इंट्रो वाला चीज़ याद रखना कि सवाल कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, या कोई ऐसा लाइन बोल दो जो पढ़ के रीडर सोचे है ये क्या हो रहा है भाई कहानी में। ठीक है, कैची सा एकदम बनाना स्टार्टिंग। चलो एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा एग्जाम्पल ले लो। टाइटल दे दिया है स्टोरी का, ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है, हमें पता चल रहा है स्टोरी के टाइटल को ही रीड करके कि एक वुड कटर लकड़हारे का कहानी है जो कि बहुत सच्चा है, तो उसके लाइफ में क्या हुआ है वही चीज़ यहाँ पे कहानी बनी हुई है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे डायलॉग्स ऐड किए गए हैं। डायलॉग ऐड करने से क्या होता है, अनदर एडेड बोनस पॉइंट। डायलॉग अगर ऐड करोगे तो दैट हेल्प्स इन एम्फसाइजिंग द क्वालिटी ऑफ योर स्टोरी। अगर डायलॉग्स है तो आपका क्वालिटी ऑफ द स्टोरी और अच्छा बन जाता है। तो अगर आप चाहो तो कैरेक्टर का डायलॉग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी कहानी है, डायलॉग्स है, एंड एक प्रॉपर एंडिंग भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला एक वैल्यू भी समझ आता है पूरे कहानी को रीड करके। आप बैठ के आराम से हमारे सेशन के बाद इस कहानी को पढ़ना,
ठीक है। हमारा PDF जो भी मैं आपको दूंगी उसके थ्रू सारे एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से रीड करना, ताकि आपको एक आइडिया आए कि कैसा। एक चीज़ है, ये जो स्टार्टिंग है ना, बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही नॉर्मल सा है, बच्चों के चिल्ड्रन टाइम स्टोरी की तरह। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हर टाइम कहानी का शुरुआत बहुत धांसू सा, बहुत कैची सा करना। आदत अभी से बना लो अच्छे राइटिंग का, ठीक है। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट राइटिंग स्किल पे, जो कि है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है और एक रूल होता है। वो क्या है? फॉर्मेट जो है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट हम अभी बात करेंगे। और रूल ये है कि कम शब्दों में टू द पॉइंट चीज़ हमें बताना होता है। एकदम कम शब्द यूज़ करना है, 50 से 70 वर्ड के अंदर अंदर है। यू हैव टू नॉट एक्सीड 70 वर्ड्स फॉर श्योर। अब इन शब्दों में ही पूरा जो हमारा डिटेल है इवेंट का या जो भी होने वाला है, उस इवेंट के पूरे डिटेल को प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट करना होता है। कैसे क्या करना है? पहले फॉर्मेट देखो। सबसे पहला आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इशू हु इज इशूइंग द नोटिस। मतलब एक तो सबसे पहला काम ये क्या अंडरलाइन किया मैंने, ये जो पूरा नोटिस होता है ना, एक नोटिस को एक बॉक्स के अंदर बनाना होता है। नोटिस राइटिंग का सबसे पहला रूल है एक बॉक्स में बनता है। तो जब आप नोटिस राइटिंग बनाना या एग्जाम में करना शुरू करोगे ना, 3 साइड का डब्बा बना लेना, नीचे का मत बनाना, क्योंकि अगर लेंदी जा रहा है तो वो फिर नीचे आप लाइन एलोंगेट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 साइड का डब्बा बना लेना, ताकि आपको पता है इसके अंदर लिखना है। फिर क्या क्या से स्टार्ट करें? सबसे ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये नोटिस इशू कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल से एक नोटिस जारी की जा रही है कि हम एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, तो कौन इशू कर रहा है? इशूइंग अथॉरिटी कौन है? आपका स्कूल, XYZ स्कूल, ठीक है। तो इशूइंग अथॉरिटी या जिस किसी ने भी ये नोटिस जारी किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आ जाएगा ये वर्ड या ये टाइटल नोटिस, जो कि बोल्ड में लिखना है, आपको कैपिटल में लिखना है नोटिस, शॉर्ट में नहीं, ऐसे NOTICE ऐसे लिखना, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना। स्टेप 1 इशूइंग अथॉरिटी का नाम, स्टेप 2 कैपिटल्स में नोटिस। नेक्स्ट क्या लिखना है? एक हेडिंग देना है या इंट्रोडक्शन देना है कि नोटिस किस बारे में है, जो टाइटल है, जो टॉपिक है ना, जो अपना क्वेश्चन का टॉपिक है ना, उसको नोटिस के बाद ऐसे करके दे देना, हेडिंग में, नोटिस के बाद ऐसे हेडिंग में टॉपिक को लिख देना, ठीक है। फिर जो अपना टॉपिक होगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं, जो अपना टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी बनेगा, पूरा बॉडी फ्रेम होगा अच्छे से। एंड लास्ट में सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। सिग्नेचर मतलब आपको प्रॉपर्ली ऐसे ऐसे करके साइन नहीं करना है, नाम लिखना है अपना, और आप कौन हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स, क्या बोलते हो उसको, जो अपना स्पोर्ट्स कमेटी है ना स्कूल का, उसके प्रेसिडेंट हो, तो स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट लिख देना, ठीक है। सैंपल दिखाओ मैम। सैंपल के बिना समझ आने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो लो सैंपल। द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क, तो हमें मिल गया कि हु इज द इशूइंग अथॉरिटी, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। इन लोगों ने नोटिस जारी की है, तो उनका नाम आएगा सबसे ऊपर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमें पता है कि फॉर्मेट में कहाँ क्या जाएगा। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ होली फिएस्टा, तो टाइटल के बाद मतलब नोटिस लिखा होगा, उसके नीचे हेडिंग क्या देंगे? होली फिएस्टा, ठीक है। इन द लोकेलिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन। आप कौन हो? आपका डेजिग्नेशन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन, तो आपका डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट, ठीक है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट द सेम, गिव अदर एसेंशियल डिटेल्स टू। अब कोई इवेंट है जिसके लिए आप एक नोटिस लिख रहे हो, तो उसके इवेंट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? जब आप कोई भी इवेंट, कहीं भी किसी इवेंट में जाते हो, उसके बारे में क्या क्या पूछते हो कि मैम ये इवेंट कब होगा, मतलब व्हेन, कहाँ होगा, मतलब वेयर, कब होगा, मतलब टाइम, है ना। ये सारी चीज़ें वेन्यू, वेयर में आ जाता है वेन्यू, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट एनी इवेंट कि अच्छा एक इवेंट की जा रही है तो कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। और अगर कहीं पे कोई स्पेशल गेस्ट या चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो कौन आ रहा है वो भी मेंशन करना होता है। 10 इसको अगर हम लिख लिख के करेंगे तो लोगों के नज़र में क्लैरिटी के साथ नहीं आती,
लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो लोगों के क्लैरिटी में एक बार में आ जाता है। जैसे शादियों का कार्ड होता है ना, उसमें हल्दी का डेट, फिर शादी के दिन का डेट, रिसेप्शन का डेट प्रॉपरली इस तरीके से लिखा होता है, वेन्यू लिखा होता है, टाइम लिखा होता है। क्यों? ताकि लोगों को आसानी से दिख जाए और उनको याद रहे कि अच्छा ऐसा है। तो वैसे ही सबसे पहला आ गया इशूइंग अथॉरिटी, फिर नोटिस, फिर जो भी नाम है आपका टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया है वो हेडिंग बन जाएगा होली फिएस्टा। फिर द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली बैश इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल। ये डिटेल है कि इस तारीख को हो रही है, इतने बजे से इतने बजे तक होगी, कहाँ होगी, इस जगह पे होगी। सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग आना मस्ती में, ठीक है। तो रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऐड कलर टू द रिजॉइसिंग। मस्ती करने सबको आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लास्ट में नाम रवि कुमार एंड आप क्या हो, प्रेसिडेंट ऑफ RWA। बन गया। इतनी ही आसान होती है, ठीक है। इतना ही आसान चीज़ें हैं ये सारी। आप लोग ना राइटिंग सेक्शन को लेके इतने परेशान हो जा रहे थे, इतने परेशान हो जा रहे थे, एक्चुअल में बहुत आसान है गाइस, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे और आखिरी टॉपिक पे आते हैं, विच इज पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग का भी ना स्टोरी राइटिंग की तरह कोई सेट पैटर्न, सेट फॉर्मेट नहीं होता। अ वेरी गुड थिंग, कोई फॉर्मेट नहीं है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पूरा राइटिंग एक ही पैराग्राफ पे बनेगा, पूरा राइटिंग एक ही पैराग्राफ में बनेगा। मल्टीपल पैराग्राफ्स में आप डिवाइड नहीं करोगे। कब तक? जब तक आपका स्कूल का टीचर ना कहे। अगर आपके स्कूल के टीचर कहते हैं कि 2 पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करो, कुछ नहीं कर सकते। बट उसका रियल रूल ये होता है कि पैराग्राफ राइटिंग है तो मतलब एक ही पैराग्राफ में पूरा चीज लिखना होता है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला एक, कहाँ गया भाई, सबसे पहला एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि यू हैव टू प्रोवाइड अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। जो पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक से एक टाइटल दे देना है अपने पैराग्राफ को, ठीक है। उसके साथ साथ पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो आपका राइटिंग है, उसको एक सिंगल पैराग्राफ में ही लिखना। वर्ड लिमिट को अडायर करना, क्योंकि 100 वर्ड से लेके 150 के अंदर अंदर ही आपका वर्ड लिमिट होगा, तो ट्राई करना उससे ज़्यादा लेंथी ना बने, ठीक है। एंड मेंटेन क्रोनोलॉजी। पैराग्राफ किसी भी बारे में हो सकता है, आपके फेवरेट पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई इवेंट के बारे में पूछ सकता है ना, कुछ भी चीज़ के बारे में हो सकता है। अगर कोई भी इवेंट से रिलेटेड चीज़ें आप लिख रहे हो तो मेक श्योर करना कि उस इवेंट का क्रोनोलॉजी मेंटेन हो, कि सुबह इससे स्टार्ट हुआ, दोपहर में ये हुआ, शाम में ये हुआ। वो क्रोनोलॉजी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने फेवरेट चीज़ों के बारे में या फेवरेट इंसान के बारे में या अ पर्सन यू एडमायर, ऐसी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आ रही है, तो आप मेंटेन, मतलब ये चीज़ इंश्योर करना कि उस इंसान, उस चीज़ का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दो पैराग्राफ में, ठीक है। एक सैम्पल दिखा देती हूँ आपको, चलो। क्लैरिटी, सैम्पल के बिना क्लैरिटी कैसे मिलेगी, है ना। तो क्या हो गया, हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। ये टॉपिक है आपका कि आपने अपना बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट किया था, वो लिखो, उसको लेके पैराग्राफ राइटिंग करो। तो टाइटल भी वही बन गया, हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ठीक है। फिर पूरा लिखा कि मेरा 15th बर्थडे था, है ना, लास्ट सैटरडे को। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था अपने बर्थडे पार्टी में, जो हमारे घर में हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने सुबह सुबह एक हवन किया था, पूजा हुआ था सबसे पहला। फिर दोपहर में हमने गेस्ट्स को बुलाए थे, वो लोग आने लगे, रिलेटिव्स आए, दोस्त आए, धीरे धीरे हम सब ने मिलकर लंच किया। फिर शाम में पार्टी हुई, फिर सब ने साथ में डिनर करा। फिर धीरे धीरे रात होते ही लोग सब चले गए। एंड मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले लोगों से। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये गिफ्ट किया एंड आई वाज सो हैप्पी। इट वाज सच अ मेमोरेबल जॉयफुल डे। 100 से 120, 150 में भी मत जाना, 120 के अंदर अंदर एंड करने का ट्राई करना, ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड दैट। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट राइटिंग स्किल। अगर पैराग्राफ राइटिंग आ रही है ना, तो सबसे आसान यही होता है पूरे राइटिंग स्किल के सेक्शंस को अगर आप कंपेयर करो तो चलो गाइस, बातों बातों में इतने आसानी से पूरा राइटिंग स्किल का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लिए, सैम्पल्स देख लिए, PDF आपको मिल जाएगी ताकि आप जल्दी जल्दी रेफर भी कर पाओ, आराम से आप सैम्पल्स को रीड कर पाओ। तो मेक श्योर अगर कोई भी डाउट इनमें से आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं खुद रिप्लाई करूँगी। और जब तक हम नेक्स्ट और आखिरी यूनिट जो हमारा बचा है उसके लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.